28 अगस्त 2026 ये एक चांद ग्रहण सिर्फ एक धुंधला चांद ग्रहण नहीं होने वाला। इस बार आसमान में एक ऐसी प्लानिटरी पोजीशन भी बन रही है जहां एक तरफ आवाम है और दूसरी तरफ अथॉरिटी। एक तरफ कलेक्टिव पावर होगी और दूसरी तरफ इंडिविजुअल पावर होगी। और बीच में वो सवाल खड़ा है जो अगले चंद महीनों में बहुत से मुल्कों, इंस्टीट्यूशंस और लोगों की डायरेक्शन को बदल सकता है। आखिर ताकत जा किस तरफ रही है? आगे वीडियो में बढ़ने से पहले मैं आपको इतना बता दूं कि ये वीडियो चांद ग्रहण पर है और इसका असर अगले 6 महीने तक होगा, 28 अगस्त से ऑनवर्ड्स। और चांद ग्रहण किसी भी पॉइंट को ट्रिगर करने के लिए आता है, यानी आपकी ज़िंदगी के किसी भी, आप ये कह लीजिए, एरिया को ट्रिगर करने आता है जिस वक्त प्लानिटरी पोजीशन वहाँ पे बैठी होती है। तो अगर आप लोग स्किप करके देखना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली अपने ज़ोडिएक पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक सुबह 5:18 पर, यानी इंडिया टाइम के हिसाब से 5:48 पर चांद ग्रहण शुरू हो जाएगा और तकरीबन 9:18 पर अपनी पीक पर पहुंच जाएगा। और चांद ग्रहण इस वक्त लग रहा है एक्वेरियस मून साइन में, जहां पे मून 8 डिग्री पर होगा और मूव करते करते 10 डिग्री तक पहुंचेगा। और एक्वेरियस में ही राहु बैठा हुआ है 6 डिग्री पर। यह मैंने आपको अभी लास्ट सीरीज में, राहु की सीरीज में बताया था। इसके बिल्कुल ऑपोजिट, यानी हम सेवंथ एस्पेक्ट से देखें तो सन जो है बिल्कुल ऑपोजिट 10 डिग्री पर लियो में बैठा हुआ है और उसके साथ केतु 6 डिग्री पर बैठा है। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मरकरी भी इस चांद ग्रहण का हिस्सा है और मरकरी लियो में ही सन के साथ 10 डिग्री से लेके 11 डिग्री तक यहाँ पे ट्रैवल करेगा। यानी कि ये कोई लूज प्लानिटरी अरेंजमेंट नहीं होगी। राहु, मून, सन, केतु के दरमियान एक बहुत पावरफुल इक्लिप्स होगा, टाइट इक्लिप्स होगा और मरकरी भी इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर मौजूद होगा। अब अगर आप लोग हमारे पुराने व्यूअर्स हैं तो 26 फरवरी 2026 की वीडियो आप उठा के देखें चांद ग्रहण की। उसमें मैंने कुछ प्रेडिक्शंस की थी और वो प्रेडिक्शंस बिल्कुल एक्यूरेट गई थी, क्योंकि उसके 2 दिन बाद ही आपको सारी चीज़ें होती हुई नज़र आईं। तो अब असल कहानी यहाँ पे इस चांद ग्रहण पर यह शुरू होती है कि एक्वेरियस जो है वो एक कलेक्टिव सिस्टम है, टेक्नोलॉजी है, नेटवर्क है, मासेस हैं, सोशल मूवमेंट है और फ्यूचर ओरिएंटेड थिंकिंग से जुड़ा होता है। आप जितने भी एक नई डेवलपमेंट देखेंगे, इजादात देखेंगे, वो एक्वेरियस से ज़्यादा जुड़ी होती हैं। लियो जो है वो इंडिविजुअल अथॉरिटी है, लीडरशिप है, गवर्नमेंट है, रिकग्निशन है और सेंट्रलाइज्ड पावर को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए ये जो ग्रहण है सिर्फ इमोशनल टर्बुलेंस की बात नहीं करता। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के लेवल पर अगर हम बात करें तो ये पब्लिक सेंटिमेंट्स और एस्टैब्लिश्ड अथॉरिटी के दरमियान टेंशन क्रिएट करता है, टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस के बीच में फ्रिक्शंस पैदा करता है और इन्फॉर्मेशन के जरिए पावर एक्सरसाइज करने की कहानी भी बताता है। मून के साथ राहु होने की वजह से कलेक्टिव इमोशंस जो हैं वो एम्पलीफाई होते हुए नजर आते हैं। जो इशू नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में एक सिर्फ न्यूज़ आइटम होता है, वो पब्लिक रिएक्शन का सबब बन सकता है। सोशल मीडिया हो गया, डिजिटल कम्युनिटीज़ हो गई, मास कम्युनिकेशन हो गई, किसी भी नैरेटिव को बहुत तेज़ी से ऊपर लेके जाया जा सकता है। और अब सामने लियो है और सन के साथ केतु बैठा है, तो यहाँ पे स्टैब्लिश लीडरशिप, अथॉरिटी, इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस को भी क्वेश्चनिंग होना शुरू हो जाएगी। डिटैचमेंट या इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग का फेज आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग देखेंगे चीज़ें कोलैप्स भी होंगी। मरकरी अगर हम देखें यहाँ पे तो सन के बिल्कुल करीब है, इसलिए इंफॉर्मेशन जो है वो खुद एक मेजर बैटलफील्ड बन जाएगी। पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हों, डिप्लोमेटिक मैसेजिंग हो, मीडिया नैरेटिव्स हों, लीक्स हों, डेटा हो, साइबर सिक्योरिटी हो, एआई हो, डिजिटल रेगुलेशंस हों और इंफॉर्मेशन कंट्रोल जैसे टॉपिक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे इस टाइम पीरियड में, अगले 6 महीनों में। इस पीरियड में सिर्फ ये मैटर नहीं करेगा कि क्या हुआ, ये भी मैटर करेगा कि किसने क्या कहा, किसने क्या छुपाया और किस नैरेटिव को दुनिया ने एक्सेप्ट किया। लेकिन इस ग्रहण की एक सबसे गहरी लेयर अभी भी बाकी है। एक्वेरियस का जो मालिक है वो सैटर्न है और सैटर्न इस वक्त पाइसेस में रेट्रोग्रेड है। इसका मतलब है कि कलेक्टिव चेंजेस के नीचे पुराने जो स्ट्रक्चर्स हैं उनका रिव्यू चल रहा है और अगर वो स्ट्रक्चर्स झूठ की बुनियाद पर खड़े हैं तो वो अब टूट जाएंगे। और अगर इसको मैं सादा लफ्ज़ों में बयान करूं तो कई गवर्नमेंट्स गिर जाएंगी, उनकी पॉलिसीज़ फेल हो जाएंगी और इसका प्रेशर, पब्लिक रिस्पांस बहुत गंदा देखने को मिलेगा। और इनके ऊपर ऑलरेडी जैसे सैटर्न रेट्रोग्रेड हुआ है तो आप ये समझ लीजिए प्रेशर और ज़्यादा डेवलप हो चुका है। और एग्जॉल्टेड जुपिटर जो कैंसर में बैठा है और सैटर्न को 9th एस्पेक्ट से देख रहा है, ये मैं आपको पिछली 2-3 सीरीज से बताते आ रहा हूँ। तो इसलिए जो कुछ रिव्यू होगा वो सिर्फ ब्रेकडाउन की तरफ नहीं जाएगा, इसमें करेक्शंस भी आएंगी, रीस्ट्रक्चरिंग होगी, नई डायरेक्शंस को और पोटेंशियल्स भी यहाँ पे मौजूद होंगे। इसलिए इस चांद ग्रहण में सिर्फ नेगेटिव मैं इसको नहीं कहूँगा, यहाँ पे सिस्टम कोलैप्स होगा, टूटेगा, ख़त्म होगा, नया सिस्टम बनेगा। और सिर्फ पॉजिटिव भी नहीं कहूँगा कि ये ज़्यादा ठीक नहीं होगा, क्योंकि
हाई प्रेशर ट्रांजिशन पॉइंट है यहाँ पे। कुछ जगह पुराने जो एग्रीमेंट्स हैं वो टूटेंगे, कुछ जगह अथॉरिटी चैलेंजेस होंगी, कुछ जगह पब्लिक प्रेशर बढ़ेगा, कुछ जगह ऐसे प्रेशर की वजह से रिफॉर्म्स आएंगे, नया स्ट्रक्चर पैदा हो जाएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस ग्रहण की जो कहानी है कि सिर्फ 28 अगस्त तक की रात तक नहीं होगी, ये आगे पूरी थीम कंटिन्यू होगी 6 महीने तक, जो हम एक सिंगल इवेंट समझ रहे होते हैं, इसलिए ये सिंगल इवेंट नहीं है। इसलिए हम इस रीडिंग में देखेंगे कि अगले जो 6 महीने होंगे रफली, इसमें एक्वेरियस और लियो का जो एक्सेस है, ये आपके जो करियर है, अथॉरिटी है, पब्लिक इमेज है, टेक्नोलॉजी है, रिलेशनशिप्स हैं, फाइनेंसेस हैं, कलेक्टिव मूवमेंट्स को कैसे एक्टिवेट करता है। सब साइंस पर इसका इफेक्ट जो है, इम्पैक्ट जो है, वो एक जैसा नहीं होगा। टॉरस के लिए ये सीधा 10th और 4th हाउस का एक्सेस एक्टिवेट करेगा, करियर और घर के दरमियान एक नया चैप्टर। इसके अलावा एक्वेरियस के लिए 1st और 7th हाउस का चैप्टर एक्टिवेट करेगा। सैटर्न इनके 1st हाउस का लॉर्ड है। तो इस तरह हम देखेंगे कि ये आपके किन किन घरों को एक्टिवेट करेगा, कौन साढ़े साथी में, कौन ढैया पर है, किसके लिए बहुत मुश्किलात आ सकती हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखेंगे। यानी हर मून साइन की कहानी अलग होगी, कहीं करियर बदलेगा, कहीं रिलेशनशिप्स बदलेंगे, कहीं फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स होंगे, रीस्ट्रक्चरिंग होगी, सॉरी, कहीं पब्लिक आइडेंटिटी देखने को मिलेगी, कहीं इंसान को पहले अपनी पुरानी सोच को छोड़ना पड़ेगा, फिर नई डायरेक्शंस नज़र आएंगी। तो इस वीडियो में हम किसी भी मून साइन को सिर्फ जेनेरिक हॉरोस्कोप के तौर पर नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि मून किस हाउस में ग्रहण लगा रहा है, राहु क्या डिज़ायर कर रहा है, किस तरफ एम्पलीफाई कर रहा है, सन केतु की जो ऑपोजिशन है किस तरफ लेकर जा रही है, डिटैचमेंट किस तरफ हो रही है, रीडिफाइन किस तरफ कर रहा है, मरकरी किस तरह डिसीजन और इन्फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर रहा है, रेट्रोग्रेड सैटर्न और एक्सॉल्टेड जुपिटर जो है उसकी पूरी स्टोरी किस डायरेक्शन में लेकर जा रही है। और इसके अलावा अगर आपको आपका मून साइन नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। और अगर आप लोग अपनी पर्सनल लाइफ, करियर डायरेक्शंस की, बिजनेस की, रिलेशनशिप्स की, फाइनेंस की या फ्यूचर के किसी स्पेसिफिक मसले को कुंडली के मुताबिक समझना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप लोग अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। याद रखिए 50% ऑफ है अपॉइंटमेंट्स पर और लिमिटेड टाइम के लिए है। अब क्योंकि यहाँ पे सवाल पैदा हो जाता है कि इस इक्लिप्स में क्या होगा, इस ग्रहण में क्या होगा, असल सवाल ये नहीं है, असल सवाल ये है कि क्या बदलने जा रहा है, उसके बाद आपकी ज़िंदगी की डायरेक्शन किस जगह जाएगी। अब देखते हैं कि 28 अगस्त का जो चांद ग्रहण है आपके मून साइन के लिए क्या चैप्टर खोल रहा है। अब बात करते हैं विर्गो मून साइन वालों की। तो जैसे आपको पता है 28 अगस्त को चांद ग्रहण लग रहा है, लेकिन लग आपकी कुंडली के 6th हाउस में रहा है। इसलिए अगले 6 महीने जो हैं इसमें आपकी ज़िंदगी का फोकस जो है वो आपके काम, कंपटीशन, डेली रूटीन, हेल्थ, कर्जे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उन प्रॉब्लम्स पर हो सकता है जिन्हें आप काफ़ी अच्छे से मैनेज करते आ रहे हैं। 6th हाउस में इक्लिप्स अक्सर एक सिंपल मैसेज देता है, जो सिस्टम आप रोज़ यूज़ कर रहे हैं क्या वो वाकई सस्टेनेबल है, या आप सिर्फ दिखना चाह रहे हैं कि आप बिज़ी हैं, आपके लिए कोई प्रोडक्टिव काम हो नहीं रहा। अगर काम का प्रेशर, ऑफिस पॉलिटिक्स, इरेगुलर रूटीन या किसी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ने आपको मेंटली एग्जॉस्ट कर दिया था, तो अब उसे नॉर्मल समझकर चलना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। करियर में ये पीरियड किसी एक ड्रामेटिक इवेंट से ज़्यादा वर्क स्ट्रक्चर की रिस्ट्रक्चरिंग लेकर आता है आपकी ज़िंदगी में। आपका जॉब का रोल बदल सकता है, टीम या फिर मैनेजर चेंज हो सकता है, वर्कलोड की नेचर डिफरेंट हो सकती है, या आपको किसी डिफ़िकल्ट प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है। आप लोगों को कम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर आप लोग कर रहे हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर, कॉर्पोरेट वर्क, लॉ, हेल्थ केयर, एडमिनिस्ट्रेशन या प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड फील्ड्स में हैं, उनके लिए परफॉर्मेंस का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन इसी प्रेशर में आपको अपनी कैपेबिलिटीज़ प्रूव करने का मौका भी मिलेगा। आपको बार बार ये फील हो सकता है कि अब मुझे अपने काम का तरीका अपग्रेड करना होगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि करियर में जब आप लोग जॉब की तरफ जा रहे होते हैं तो यहाँ पर आप अगर आप जॉब देख लें या बिज़नेस देख लें तो आपके एक तरफ कोलीग्स होते हैं और एक तरफ आपके राइवल्स होते हैं, बिज़नेस राइवलरीज होती हैं। तो ये 6th हाउस जो है ये एनिमीज़ का भी घर होता है, दुश्मनों का भी घर होता है। अब मैं आपको कई दफ़ा बोल चुका हूँ कि दुश्मन का मतलब ये नहीं है कि कोई अगला आपके लिए हथियार लेके खड़ा हुआ हो या आपको मारना चाह रहा हो, वो आपका दुश्मन है। दुश्मन वो भी है जो आपको आगे बढ़ने ना देना चाह रहा हो, आपको कामयाब देखना ना चाह रहा हो। तो ये कोलीग्स भी हैं, ये आपके राइवल्स भी हैं कि आपका बिज़नेस ख़त्म हो जाए, हम आगे बढ़ें, हमारा प्रोडक्ट सेल हो। आपके जॉब में जॉब इन्वायरमेंट में, ऑफिस में आप देख सकते हैं कि आपके कोलीग्स चाहते हैं कि इसका नाम आगे ना बढ़े, हम आगे बढ़े, हमारी प्रमोशंस हों। तो ये भी आपके एक एनिमीज़ ही कंसिडर होते हैं। तो यहाँ पे ऑफिस पॉलिटिक्स भी आएगी और राइवलरीज भी आपकी बढ़ेंगी, तो इस चीज़ पर भी आपको फोकस करना होगा। अब बिज़नेस वालों के लिए ये पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंपटीशन जो है वो सडनली नोटिसेबल हो जाएगा। किसी कॉम्पिटिटर की स्ट्रैटेजी, प्राइसिंग या मार्केट आपको अपना मॉडल इम्प्रूव करने पर मजबूर करेगी। इस वक्त कॉम्पिटिटर को देखकर आप लोगों को पैनिक करना कम और आप लोगों का जो सिस्टम है उसको एफिशिएंट बनाना बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा आप लोगों के लिए।
कस्टमर सर्विस, टीम मैनेजमेंट, ऑटोमेशन, डॉक्यूमेंटेशन और वर्क फ्लो जैसी जो बोरिंग लगने वाली चीज़ें हैं, इसी दौरान आपकी रियल कम्पिटिटिव एडवांटेज बन सकती हैं। तो इनमें फोकस रखिए। इस जो ग्रहण है, इसके ऑपोजिट अगर हम देखते हैं तो 12th हाउस एक्टिवेट होता है। यहाँ से वर्क और रिकवरी का बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप दिन भर काम करते रहेंगे और रात को भी आप लोग फ़ोन, ईमेल्स और मेंटल प्लानिंग बंद नहीं करेंगे, तो बॉडी का भी बिल आना शुरू होगा जो आपको हॉस्पिटल जाकर पे करना होगा। अब 6th हाउस आपकी बीमारियों का घर है और 12th हाउस आपके हॉस्पिटल का घर है और ख़त्म होने का घर होता है, किसी भी चीज़ को एंड करने का घर होता है। तो यहाँ पर अगर आप लोगों ने अपनी बॉडी पर ध्यान नहीं दिया, अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया, जिनकी हेल्थ पहले से ख़राब है, तो उनको बहुत विजिलेंट रहना पड़ेगा। और अगर आप लोग वर्कलोड बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, बर्नआउट फील कर रहे हैं, तो आपको रेस्ट ज़रूरी चाहिए। हफ्ते में एक दिन ऐसा निकालें जब आप अपनी लाइफ को कम्प्लीटली प्राइवेट कर दें। ना फ़ोन हो, ना ईमेल्स हो, ना कुछ हो, ना किसी से कांटेक्ट हो। आप अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताएं और पिकनिक मनाएं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर फॉरेन कंपनीज, रिमोट जॉब और नाइट शिफ्ट या इंटरनेशनल क्लाइंट्स की कनेक्शंस भी बन जाते हैं क्योंकि 12th हाउस एक्टिव हो जाता है। लेकिन उसके साथ स्लीप साइकिल और प्राइवेट लाइफ डिस्टर्ब होने का भी रिस्क पैदा होता है। इसलिए अगले 6 महीनों में प्रोडक्टिविटी और अवेलेबिलिटी, ये इनको जो है आप लोगों ने समझना है। ये ना हो कि आप इनको समझें ना और अपनी हेल्थ ख़राब करना शुरू करें। विर्गो के लिए सैटर्न जो है वो 7th हाउस में रेट्रोग्रेड है। इसलिए पार्टनरशिप्स, क्लाइंट्स भी और आपकी वर्क स्टोरी भी, ये आपकी ज़िंदगी का सेंट्रल हिस्सा बन जाते हैं अगले 6 महीने के लिए। आप जिसके साथ काम करते हैं उसका बिहेवियर डायरेक्टली आपके स्ट्रेस लेवल और इमोशनल ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करता है। कोई पुराना क्लाइंट वापस आ सकता है, पुरानी पार्टनरशिप दोबारा डिस्कशन में आ सकती है, या किसी रिलेशनशिप में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को रीडिफाइन करना पड़ सकता है। सैटर्न रेट्रोग्रेड है यहाँ पर एक सवाल पैदा हो जाता है कि जो एग्रीमेंट पहले चल रहा था वो अब भी आपके लिए फेयर है या आप उसमें रिव्यू करना चाहते हैं। सैटर्न की जो तीसरी नज़र है वो आपकी कुंडली के 9th हाउस पर पड़ती है। इसलिए हायर एजुकेशन, लीगल मैटर्स, मेंटोर्स और लॉन्ग टर्म डायरेक्शन भी इनडायरेक्टली वर्क डिसीजन से कनेक्ट हो जाते हैं। हो सकता है करियर को इम्प्रूव करने के लिए आपको कोई सर्टिफिकेशन करनी पड़ जाए, लॉ या कंप्लाइंसेस समझने पड़ जाए, किसी सीनियर मेंटोर की गाइडेंस लेनी पड़ जाए, या अपनी प्रोफेशनल फील्ड में स्पेशलाइजेशन चूज़ करना पड़ जाए। कुछ वर्गों वालों को फ़ॉरेन काम या इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए अपनी स्किल्स को फॉर्मली अपग्रेड करना भी पड़ सकता है, अपनी डिग्रीज अपग्रेड करनी पड़ सकती हैं। सैटर्न की जो 7वीं नज़र है वो आपके फर्स्ट हाउस पर पड़ती है और ये पॉइंट बहुत पर्सनल हो जाता है। आपका जो वर्क इन्वायरमेंट है सिर्फ आपकी जॉब को नहीं, आपको चेंज करेगा। आपको ज़्यादा डिसिप्लिन होना पड़ सकता है, अपनी बाउंड्रीज डिफाइन करनी पड़ सकती हैं और लोगों की एक्सपेक्टेशन को हर वक्त सेटिस्फाई करने की आदत से बाहर निकलना होगा। किसी पॉइंट पर आपको डिसाइड करना होगा कि आप प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और पर्सनल वेलबींग के दरमियान लाइन कहाँ ड्रॉ कर रहे हैं। सैटर्न की अब 10वीं नज़र देखें तो वो आपके 4th हाउस पर पड़ती है। इसीलिए काम का प्रेशर घर तक आ सकता है। वर्क फ्रॉम होम सेटअप, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, प्रॉपर्टी के मैटर हो गए, या फिर आपके घर के एनवायरनमेंट को प्रोफेशनल डिमांड्स के साथ एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। कुछ लोग जॉब की वजह से रीलोकेशन करेंगे, कुछ घर में वर्क स्पेस बनाना शुरू करेंगे, और कुछ जो हैं वो फैमिली के किसी मेंबर की वजह से अपना वर्क स्केड्यूल जो है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ असल चैलेंज ये होगा कि ऑफिस ख़त्म होने के बाद भी ऑफिस आपके दिमाग में चलता रहेगा। फाइनेंशियली बात करूँ तो 6th हाउस जो है वो कर्ज़ों का घर है और ऑब्लिगेशंस को भी एक्टिवेट करता है। अगर लोन है, क्रेडिट कार्ड बैलेंस है, टैक्स लायबिलिटी है, या कोई पुरानी पेमेंट पेंडिंग है, तो अगले जो 6 महीने हैं उसे सिस्टमेटिकली रिड्यूस करने का वक्त है आप लोगों के लिए। ये पीरियड एक्स्ट्रा पैसे कमाकर अब सॉल्व हो जाएगा वाली मेंटालिटी से ज़्यादा एक्सपेंसेस कंट्रोल और लायबिलिटी क्लियर करने वाला है। अगर इनकम बढ़ती है तो उसका जो एक हिस्सा है वो कर्ज़े ख़त्म करने में निकालें और इमरजेंसी सेविंग की तरफ भी अपने आप को लेकर जाएं। ये एक आपके लिए स्मार्ट डिसीजन रहेगा। रिलेशनशिप की बात करूं तो आपको जो काम का प्रेशर है वो सबसे बड़ा फैक्टर है। पार्टनर को लग सकता है कि आपका हर वक्त काम में बिज़ी रहना, जबकि आपको लग सकता है कि आप जो कुछ कर रहे हैं वो फैमिली के फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। दोनों पर्सपेक्टिव अपनी जगह वैलिड हैं, लेकिन अगले 6 महीने जो हैं, मैं इतना सब कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ, ये वाले सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आप लोगों की ज़िंदगी में। सिंगल वर्गों के लिए अगर मैं बोलूँ तो वर्क स्पेस या प्रोफेशनल सर्कल से कनेक्शन डेवलप होते हुए नज़र आते हैं, लेकिन पावर डायनामिक्स और बाउंड्रीज़ को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हेल्थ के हवाले से बात करूं तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। रूटीन का बिल देखने को मिलेगा आप लोगों को। इर्रेगुलर स्लीप होगी, एक्सेसिव वर्क होगा, स्ट्रेस ईटिंग होगी,
सेडेंटरी रूटीन होगी, यानी कि आप लोग सारा दिन बैठे रहेंगे, कोई एक्सरसाइज नहीं होगी, या कंसिस्टेंट मेंटल प्रेशर को इनडायरेक्टली कैरी करना बहुत मुश्किल होगा। तो इस दौरान ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं, बस छोटे रिपीटेबल हैबिट्स ज़्यादा वैल्यूएबल आपके लिए होंगे। ऐसी रूटीन जो आप 6 महीने तक मेंटेन कर सकें, वो एक टेम्प्ररी क्रैश, आप ये कह लीजिए, प्लान से ज़्यादा यूज़फुल होगी आप लोगों के लिए। तो अगले 6 महीने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बनते हैं आप लोगों के लिए, वो काम वर्सेस रिकवरी का हो जाता है। आपको कंपटीशन में उतरना है, लेकिन हर जंग जो है वो लड़नी नहीं है। आपको अर्न करना है, कमाना है, लेकिन हेल्थ की कीमत पर नहीं कमाना। आपको रिस्पॉन्सिबल रहना है, लेकिन हर प्रॉब्लम अपने कंधों पर उठाना भी ज़रूरी नहीं है। ये चीज़ें आप लोगों को अगले 6 महीने में समझनी है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।